सो नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है उसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। ये पूरा चैप्टर ही यही है, तो अब कैसे जान छूटेगी बताओ मुझे। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। अब प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट बहुत आसान सी बात है यार। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट आपसे ये बोलता है कि क्लॉक वाइज मोमेंट या क्लॉक वाइज क्या कहना चाहिए, टॉर्क। क्लॉकवाइज टॉर्क हमेशा बराबर होता है किसके, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट के। ओके, ये एंटी क्लॉकवाइज किसके, टॉर्क के। तो क्लॉकवाइज टॉर्क हमेशा बराबर होगा किसके, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के, अगर वो चीज बैलेंस है। अगर वो चीज क्या है, बैलेंस है। तो इस चीज को हमारी किताब वाले ने यहां पे लिखा है कि सम ऑफ द क्लॉकवाइज मोमेंट अबाउट ए पॉइंट इज इक्वल टू द सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट अबाउट दैट पॉइंट। तो ये बैलेंस के लिए बेसिकली हम बात करते हैं। मतलब मैं ऐसे कहना चाह रहा हूं, फर्स्ट करो ये एक रॉड है मेरे पास, ठीक है, और ये प्रैक्टिकल भी है हमारे पास 9th के अंदर, और इसको मैंने यहां से ना रॉड को बैलेंस किया हुआ है, राइट। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक हुक लगाया और इस हुक के साथ यहां पर एक वेट लगा दिया। वैसे तो मैथ्स होता है लेकिन वेट की हम बात कर रहे हैं, तो इसको क्या कहते थे, W1। क्या बोल रहे थे, W1। इसका यहां से जहां से ये फिक्स है अपनी जगह पर, जिसको पाइवोट भी कहते हैं हम लोग, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, PIVOT, पाइवोट भी कहते हैं, जिसके अबाउट मूवमेंट हो रही है। इसके डिस्टेंस को हम कह रहे थे R1। क्या कह रहे थे, R1। तो ये जो है ना, ये इसको यूं ऐसे नीचे घुमाएगा, है ना। तो फर्ज करो मैंने यहां पर एक हुक लगाया हुआ है इस जगह पर, और इस हुक के जरिए एक वेट को मैंने हैंग किया हुआ है, जिसको मैं क्या कह रहता हूं, W3 कह रहता हूं, W3 कह रहता हूं। ओके, और इस W3 का यहां से जो डिस्टेंस है उसको मैं क्या कह रहता हूं, R3 कह रहता हूं। तो ये इसको कहां लेके जाएगा, यूं नीचे लेके जाएगा। तो अगर ये रॉड अपनी जगह पर बैलेंस है, तो इसका मतलब है जितना टॉर्क ये प्रोड्यूस कर रहा है उतना टॉर्क ये प्रोड्यूस करेगा। क्या ख्याल है। तो इसका टॉर्क कैसे घुमा रहा है, ऐसे यूं नीचे ऐसे, है ना, एंटी क्लॉकवाइज, और इसका क्लॉकवाइज। तो आप ये कर सकते हैं, क्योंकि मैंने लिखा है कि क्लॉकवाइज टॉर्क, या मैं इसको ऐसे लिख देता हूं कि एंटी क्लॉकवाइज हमेशा बराबर होता है किसके, क्लॉकवाइज के। ये मैंने सिर्फ इसलिए लिखा है कि मैं इसको पहले लिखना चाह रहा हूं, फिर वो बच्चे बाद में एतराज करते हैं कि यार ये वाला जो था ये तो इसको यूं नीचे लेके जा रहा है, इस तरफ लेके जा रहा है, तो ये तो एंटी क्लॉकवाइज हो गया। तो क्लॉकवाइज पहले लिख दो, एंटी क्लॉकवाइज बाद में लिख दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा प्लीज, ठीक है। ये वाला जब भी इसको घुमाएगा तो इसको ऐसे घुमाएगा, यानी इसको कैसे घुमाएगा, क्लॉकवाइज। तो मैं कह रहा हूं कि ये वाला टॉर्क क्या होता है, फोर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं किससे, या मोमेंट आर्म को मल्टीप्लाई करते हैं किससे, फोर्स से। यहां फोर्स का नाम हमने वेट दिया हुआ W। क्या ख्याल है। तो इस तरफ का टॉर्क हमेशा बराबर होगा इस तरफ के टॉर्क के। तो इस तरफ का टॉर्क क्या है, R3 मल्टीप्लाई बाय W3। बोलो सही है बात। फिर एक बच्चा आया, उसने एक और हुक लगाया, और हुक के साथ उसने एक वेट यहां पर हैंग कर दिया, जिसको वो कह रहा है W2। इस W2 का यहां से यहां तक का डिस्टेंस, तमाम डिस्टेंस यहीं से लिए जाएंगे प्लीज, जहां से बैलेंस किया हुआ था। ये डिस्टेंस का नाम हम दे देते हैं R2। तो फिर एक बच्चे ने कहा, अच्छा मैं क्या करता हूं, मैं यहां पर एक हुक लगा के यहां पर एक वेट लगा लेता हूं, जिसको कहता हूं W4, और इसका यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना ले लेता हूं, R4। R3 यहां से यहां तक था प्लीज, ओके, तो इसको R4 ले लिया। तो अब ये जो ये था, इसको मैं ऐसे कह सकता हूं यहां पर, यानी पहले वाला मेरे पास जो था वो था R1 मल्टीप्लाई बाय W1 प्लस R2 मल्टीप्लाई बाय W2, ऐसे हो गया, है ना। यानी इस तरफ वाले प्लस हो गए, क्योंकि ये सारे इसको इसी तरफ लेके जा रहे हैं। तो इस तरफ जो मैंने किया था वो कौन सा था, वो था R4 मल्टीप्लाई बाय W4। क्या ख्याल है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर ज्यादा हैं तो फिर सम का लफ्ज इस्तेमाल होगा, जैसा बुक ने लिखा है कि मैंने लिखा है कि एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इक्वल्स टू क्लॉकवाइज टॉर्क, उसने लिखा है सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू सम ऑफ क्लॉकवाइज टॉर्क। तो उसने सम क्यों लिखा है, उसने कहा जितने भी हो ना, जितने भी एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे उनको एक तरफ सम कर लो, और जितने भी क्लॉकवाइज घुमा रहे उनको एक तरफ सम कर लो। वो ये कहना चाह रहा है। बिल्कुल बात ठीक है। क्या ख्याल है। एक टग ऑफ वॉर होती है ना, वो रस्सा खींच रहे होते हैं, एक इधर रस्सा खींच रहा है, उधर रस्सा खींच रहा है, एक एक बंदा है ना, रस्सा इधर जा रहा है ना इधर जा रहा है। आप क्या बोलोगे, दोनों की फोर्स बराबर है। यहां दो बंदे आ गए, तो इसने अपनी फोर्स बढ़ा दी, इस तरफ वाले ने, अभी भी रस्सा कहीं नहीं जा रहा, तो यहां के दो, यहां का एक बराबर है। यहां पे दो और आ गए, तो ये 3 हो गए,
तो इन दोनों ने फोर्स बढ़ा दी, तो यहां के 3 यहां के 2 के बराबर है। समझ आ रही है? अगर रस्सा कहीं जा नहीं रहा, रस्सा उधर ही एक ही जगह पर अपनी जगह पर रुका हुआ है, तो फिर दोनों तरफ की फोर्स बराबर होगी ना, हम यही बोलेंगे ना, और क्या बोलेंगे बताओ मुझे। तो इसी तरीके से हम कह रहे हैं यहां पे जितने भी उन सबको सम कर दो। इस तरफ जितने भी टॉर्क हैं जो कि इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, और इस तरफ जितने भी टॉर्क है जो इसको क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, ये सब आपस में बराबर होंगे अगर ये रॉड क्या है, बैलेंस है। तब ये शर्त है इसकी, बुक ने ये बात नहीं लिखी हुई। ओके, तो किसी रॉड को, किसी चीज को बैलेंस रखने के लिए प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट बोल रहा है कि एक तरफ का टॉर्क और दूसरी तरफ का टॉर्क हमेशा बराबर होने चाहिए। वो एक तरफ और दूसरी तरफ को हमने क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कर दिया। कोई इशू? इसी से रिलेटेड हमारा न्यूमेरिकल है। मैं ज्यादा बेहतर तो ये समझता हूं कि अब इसके फौरन बाद हम इसके न्यूमेरिकल पे चले जाएं, ताकि हमें इसके न्यूमेरिकल समझ में आए। और ये मैंने उस जबान में लिखा है जिस जबान में आपका प्रैक्टिकल भी है। प्रैक्टिकल भी आपने इसी जबान में लिखना है सारा। ओके, तो इसके न्यूमेरिकल पे जंप करें, इसे छाप लें इसको, फिर न्यूमेरिकल पे जाते हैं।